जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आगामी 2 महीनों के अंदर ही उत्तर प्रदेश पीसीएस और एमपी पीसीएस तथा यूपीएससी की एग्जाम प्रस्तावित हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने करंट अफेयर का सक्सेस बूस्टर सीरीज हम लोग लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग करंट अफेयर का मंथली अध्ययन करेंगे। सामान्यतः वैसे तो माना जाता है कि लगभग 10 माह तक का जो प्रश्न होता है करंट अफेयर से रिलेटेड, समसामयिक प्रश्न, वो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लेकिन हम लोग सेफ खेलने के लिए हम लोग पिछले 13 महीनों के करंट अफेयर को हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, हम लोग ये जो करंट अफेयर कर रहे हैं ये हम लोग अप्रैल 2022 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो आज जो हम लोग ये करंट अफेयर का अध्ययन करेंगे ये अप्रैल 2022 का होगा। पूरा उस मंथ का पूरा करंट अफेयर का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसे पहले हम लोग कैसे करेंगे, पहले हम लोग नियुक्तियों से करेंगे, राष्ट्रीय नियुक्ति, अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति, फिर उसके बाद योजना, सम्मान, मृत्यु या कोई महत्वपूर्ण जैसे कि पहल हो गया, ऐप हो गया, इससे संबंधित हम लोग क्रम से अध्ययन करते चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं बहुत अधिक देर न करते हुए। चलिए पूरा एक ही जो है वीडियो में हम लोग पूरे मंथ का अध्ययन कर लेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, राष्ट्रीय नियुक्तियों से शुरुआत करते हैं। पहले हम इधर संगठन देखेंगे कि किस संगठन की नियुक्ति की बात हो रही है और किस व्यक्ति की नियुक्ति की बात हो रही है। ठीक है, चलिए तो भारत के 29वें सेनाध्यक्ष कौन बने हैं? मनोज पांडे बने हैं। ठीक है, इन्होंने किसकी जगह ली है? नरवाने साहब की जगह ली है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के नए जो अध्यक्ष बने ये मनोज सोनी जी बने हैं। किसकी जगह ली है? प्रदीप कुमार जोशी की जगह ली है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? इकबाल सिंह लालपुरा बने हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? सुमन बेरी। किसकी जगह ली? राजीव कुमार जी की जगह ली। अच्छा, इसको हम लोग जब कई बार ऐसा हो सकता है कि कुछ पॉइंट्स जो हैं ओवरलैप करें। ठीक है, तो हम लोग इसको ये ध्यान देंगे कि ये हम लोग अप्रैल मंथ का कर रहे हैं। ठीक है, अप्रैल 2022 का हो सकता है नया डेटा जो हमको मिले वो हो सकता है जनवरी 2023 में मिले। ठीक है, तो उसको हम लोग उधर कवर कर लेंगे। ठीक, तो चलिए आगे चलते हैं। फिर अब हम लोग राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसको पुनः नियुक्ति की गई है? तो विजय सांपला जी की करी गई है। ठीक, आगे चलते हैं। हंगरी के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? विक्टर ओरबान बने हैं। राजधानी हंगरी का क्या है? बुडापेस्ट है। और हंगेरियन फोरिंट वहां की मुद्रा है। अगर हम सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है देखें तो अलेक्जेंडर वुसिक को चुना गया है। और राजधानी क्या है? सर्बिया की बेलग्रेड है। मुद्रा क्या है? सर्बियाई दिनार है। देखिए पहले हम लोगों ने राष्ट्रीय किया, अब हम लोग अंतरराष्ट्रीय कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो इमरान खान की जगह कौन बने हैं? मोहम्मद शहबाज बने हैं। ठीक है, शहबाज शरीफ जी बने हैं। और राजधानी पाकिस्तान की क्या है? इस्लामाबाद है। और मुद्रा क्या है? पाकिस्तानी रुपया है। राष्ट्रपति वहां के कौन है? आरिफ अलवी जी हैं। ठीक, स्लोवेनिया के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो रॉबर्ट गोलोब। ठीक है, राजधानी क्या है? संसद पद। ठीक है, यूरो यहां की मुद्रा है। और राष्ट्रपति कौन है? बोरुत पहोर। ठीक, फ्रांस के राष्ट्रपति के रूप में फिर से किसे चुना गया है? तो इमैनुअल मैक्रोन को चुना गया। और राजधानी क्या है? फ्रांस की पेरिस है। मुद्रा क्या है? यूरो है, ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। अगला स्लाइड हमारा राष्ट्रीय पुरस्कारों से है। ठीक, एक तरफ पुरस्कार किस व्यक्ति को मिला है या किस संगठन को मिला है और किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा? दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ठीक, लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला बैंक कौन सा है? तो एचडीएफसी बैंक है। अब ध्यान देना है कि एचडीएफसी बैंक एकमात्र निजी बैंक है जिसे ये कौन सा दीनदयाल अंत्योदय योजना के अंतर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन लिंकेज में सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, जून 2011 में ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा यह शुरू किया गया था। और गरीबी उन्मूलन परियोजना है, विशेषतः यह गरीबी उन्मूलन परियोजना है। और ये क्या करता है? ग्रामीण आय सृजन योजना को आजीविका मिशन के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? ग्रामीण आय सृजन योजना है। चलिए आगे चलते हैं। इसमें क्या है कि देखिए कई पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो जो महत्वपूर्ण है उसको हम लोग कवर करेंगे, बीच में हम लोग छोड़ भी देंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे हम लोगों ने पूरा नहीं पढ़ा, जो मुख्य है उसको हम लोगों ने देखा। चलिए आगे चलते हैं।
अगला जो पुरस्कार है सरस्वती सम्मान 2021 के बारे में हम लोग बात करेंगे। रामदरस मिश्रा जी को मिला, के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। किस कविता संग्रह को मिला? मैं तो यहां हूं के लिए दिया गया। ठीक है, कब स्थापित किया गया? 1991 में स्थापित किया गया सरस्वती सम्मान। देश का सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। इसमें एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है, 15 लाख रुपए का नकद पुरस्कार दिया जाता है और एक पट्टिका दी जाती है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगले पॉइंट की ओर। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार असमिया कवि नीलमणि फुकन को दिया गया। प्रसिद्ध असमिया कवि नीलमणि फुकन को गुवाहाटी में देश के सर्वोच्च, ये क्या है, सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है, ध्यान रखिएगा, 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर हम 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए बात करें तो 2022 के लिए किसको चुना गया? ठीक है, उपन्यासकार दामोदर मौजो को चुना गया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न, अगले पॉइंट की ओर। तो पुरस्कार क्या है? कुष्ठ रोग के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? डॉक्टर भूषण कुमार और सहयोग कुष्ठ यज्ञ ट्रस्ट गुजरात को दिया गया। वार्षिक फाउंडेशन वार्षिक पुरस्कार है, ये गांधी मेमोरियल लेप्रोसी फाउंडेशन के द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए अगला देखते हैं। लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार 2022, जल्दी जल्दी करते हैं, आप इसको आराम से, अगर आप कहेंगे तो हम ये पीडीएफ आपको भेज भी देंगे। आप इसे आराम से, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आराम से स्पीड थोड़ा कम करके आप पॉज करके आप अपना नोट्स भी बना सकते हैं, की पॉइंट लिख सकते हैं। ठीक है, किसको दिया गया? उड़ान योजना को दिया गया। ठीक, ये क्या है? उड़े देश का आम नागरिक एक योजना थी, उसको उड़ान योजना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये नागरिक उड्डयन मंत्रालय की एक प्रमुख क्षेत्रीय संपर्क योजना है। चलिए आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। सरकारी योजना और अभियानों की हम लोग बात करेंगे अब। तो हॉबी हब्स योजना दिल्ली सरकार की है। किसकी है? परीक्षाओं में प्रश्न पूछता है कि फला योजना किस सरकार से संबंधित है, तो वो आपको सूची सुमेलित करने के लिए पूछता है। ठीक है, तो हॉबी हब्स योजना किसकी है? दिल्ली सरकार की है। दिल्ली सरकार ने पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, स्कूल के समय के बाद दिल्ली के सरकारी स्कूलों के लिए हॉबी हब स्थापित किए हैं। यह प्रोजेक्ट सिंगल शिफ्ट सरकारी स्कूल में लागू होगा। इसका उद्देश्य क्या है? स्कूल के बुनियादी ढांचे का इष्टतम उपयोग और इन पाठ्येतर गतिविधियों को बढ़ावा देना। ठीक है, ये हॉबी हब्स योजना किसका है? दिल्ली सरकार का है, याद रखेंगे। स्कूल चलो अभियान पहल किसका है? उत्तर प्रदेश का है, उत्तर प्रदेश सरकार का है। ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए, किसके लिए? प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए में 100% नामांकन सुरक्षित करने के लिए स्कूल चलो अभियान शुरू किया। ठीक है, स्कूल चलो अभियान पहल। चलिए, राज्य में सबसे कम साक्षरता वाले श्रावस्ती में स्कूल चलो अभियान चलाया जा रहा है। कहां पे? राज्य में सबसे कम साक्षरता कहां पे है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम साक्षरता कहां है? तो श्रावस्ती में है। और सबसे कम साक्षरता दर वाले उत्तर प्रदेश के अन्य जिले बहराइच, बलरामपुर, बदायूं और रामपुर है। हमें ध्यान देना है। और कौन कौन से जिले हैं? बहराइच हो गया, बलरामपुर हो गया, बदायूं और रामपुर हो गया। इस पहल के तहत छात्रों को क्या दिया जाएगा? ड्रेस दिया जाएगा। ठीक है, जूते दिए जाएंगे उनको पहनने के लिए और उसके साथ साथ जुराबे या मोजे प्रदान किए जाएंगे। चलिए अगला जो योजना है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, मध्य प्रदेश से संबंधित है, हमारे एमपी से संबंधित है। ठीक है, अब देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान जी ने। स्वरोजगार के लिए, ये किसके लिए है? स्वरोजगार के लिए है। रियायती ब्याज दर पे 50 लाख रुपए तक का इसमें क्या दिया जाएगा? ऋण दिया जाएगा। और ठीक है, और कहां पे शुरुआत की गई? तो कुशाभाऊ ठाकरे अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन केंद्र में। ठीक है, इसकी शुरुआत करी गई। चलिए, किसके लिए? एमएसएमई स्टार्टअप के लिए। ठीक है, एमएसएमई स्टार्टअप के लिए 1 लाख से 50 लाख रुपए का ऋण प्रदान करेगी। मध्य प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विभाग द्वारा इसे क्रियान्वित किया जा रहा है। चलिए आगे चलते हैं। 7 वर्ष की अवधि के लिए दिया जाएगा और जो 3% प्रति वर्ष क्या होगा? ब्याज सब्सिडी और बैंक द्वारा ऋण गारंटी शुल्क भी दी जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। अगला योजना है स्वनिधि से समृद्धि। स्वनिधि से समृद्धि ये किसका है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय का यह योजना है, केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। ठीक है, चलिए इसका प्रयोजन क्या है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के कुल कितने शहरों में? 126 शहरों में। ध्यान रखना है हमको, ये अप्रैल 2022 का है। ठीक है, कई बार आपको डेटा अलग मिल सकता है तो उसको हम लोग आगे कवर कर लेंगे, क्योंकि हम लोगों ने ये अप्रैल में ये तैयार किया था जब करंट अफेयर देना था यूपीएससी का, तो उस समय हम लोगों ने इसको तैयार किया हुआ था। ठीक है, तो उसी तरीके से हर मंथ का हम लोग देखते चले जाएंगे। ठीक, तो
126 शहरों के अलावा स्वनिधि से समृद्धि कार्यक्रम शुरू किया है, ठीक है। और स्वनिधि से समृद्धि पीएम स्वनिधि का एक अतिरिक्त कार्यक्रम है। किसके अंतर्गत है? पीएम स्वनिधि, प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत ही एक अतिरिक्त कार्यक्रम है, जिसे 4 जनवरी 2021 को चरण 1 में 125 शहरों में लॉन्च किया गया था, ठीक है, जिससे लगभग 35 लाख स्ट्रीट वेंडर और उनके परिवार शामिल थे, ठीक है। तो स्वनिधि से समृद्धि किसके लिए है? आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के लिए, और स्ट्रीट वेंडर जो सड़कों पे रेहड़ी वाले होते हैं उनके लिए, जो सड़कों पे चलायमान जो उनके जिनके दुकान होते हैं उनके लिए है, ठीक है। तो 1 जून 2020 से प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि, जिसे पीएम स्वनिधि भी कहते हैं, परीक्षाओं में कई बार पूछता है कि फला योजना कब लागू करी गई, तो ध्यान रखना है पीएम स्वनिधि 1 जून 2020 को लागू करी गई और केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य क्या है? स्ट्रीट वेंडरों को एक किफायती कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है? उत्तराखंड सरकार की क्या है? हिम प्रहरी योजना, ठीक है, उत्तराखंड सरकार की है, ध्यान रखना है। हिम प्रहरी योजना को लागू करने के लिए ये किसके लिए है? ये पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है, ध्यान रखना है, पूर्व सैनिकों और युवाओं के लिए है। इसका उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड से जो लोगों का प्रवास हो रहा है उसको क्या करना है? रोकना है। उत्तराखंड के लोगों का जो प्रवास हो रहा है बाहरी प्रदेशों में या देश से बाहर, ठीक है, उसको क्या करना है? रोकना है, और उत्तराखंड में ही उनको रोजगार प्रदान करना है, ठीक। चलिए, निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता और कार्रवाई अभियान कर्नाटक सरकार का, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सांस भी कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। ये किसका है? ये कर्नाटक सरकार का है, कर्नाटक सरकार का है, ठीक है। कर्नाटक के स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा मंत्री के सुधाकर ने, ठीक है, निमोनिया को सफलतापूर्वक बेअसर करने के लिए सामाजिक जागरूकता कार्रवाई शुभारंभ किया, ठीक है। यह एक अभियान है जिसे 5 साल से कम उम्र के बच्चों में निमोनिया का जल्द पता लगाने और अधिक जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें कुछ नहीं बचा। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है, केंद्रीय सरकार की योजना है, ध्यान रखना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, ठीक है। 8 अप्रैल 2022 को 7 साल पूरे किए, 8 अप्रैल 2022 को 7 साल पूरे किए। इसका मतलब 8 अप्रैल 2023 को यह अपने 8 साल पूरे करेगी, 8 साल यह योजना पूरे करेगी। यह योजना 2015 में पीएम मोदी द्वारा गैर कारपोरेट गैर कृषि छोटे या सूक्ष्म उद्यम को लिए 10 लाख रुपए तक के वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए शुरू करी गई थी, ध्यान रखना है, ठीक है। स्टैंड अप इंडिया योजना केंद्रीय सरकार की योजना है। स्टैंड अप इंडिया योजना 5 अप्रैल 2022 को अपने 6 साल पूरे कर रही है। तो इसका मतलब 2023 में 5 अप्रैल को कितने पूरे करेगी? 7 साल पूरे करेगी, ठीक है। यह योजना 5 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू करी गई थी। स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, SC ST और महिलाओं को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के बीच का ऋण प्रदान करना है। स्टैंड अप इंडिया योजना भारत सरकार की है। चलिए आगे चलते हैं। शिखर सम्मेलन और सम्मेलनों के बाद बात करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे इसमें? हम लोग ये देखेंगे कि जैसे कि अभी G20 की अध्यक्षता किसके पास है? भारत के पास है। इसके पहले किसके पास थी? इंडोनेशिया के पास थी। तो इंडोनेशिया के समय जब थी तो इसमें जो है कि इंडोनेशिया के बारे में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। 5वां बिम्स्टेक, बंगाल की खाड़ी जो ये है बिम्स्टेक है, तो ये अभी श्रीलंका के पास थी 5 वर्षों के लिए, ठीक है। तो उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे, तमाम चीजों के बारे में इसमें हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए, तो अगर हम लोग देखें तो 5वां बिम्स्टेक का मतलब बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल शिखर सम्मेलन श्रीलंका द्वारा वर्चुअल मोड में होस्ट किया गया, ठीक है। अब ये सितंबर 2018 से मार्च 2022 तक बिम्स्टेक की अध्यक्षता श्रीलंका द्वारा करी गई, ठीक है। और श्रीलंका के द्वारा ये जो अध्यक्षता करी जा रही है, देखिए 18-19, 19-20, ठीक है, 20-21, 21-22, ठीक। तो ये जो 5वां उसका है 18 से 22 तक का 5वां जो है शिखर सम्मेलन में भाग लिया किसने? मोदी जी ने, और उसे संबोधित किया, ठीक। और 2022 जो है बिम्स्टेक की स्थापना का क्या था? 25वां वर्ष था, ध्यान रखना, वर्ष 2022 बिम्स्टेक की स्थापना का 25वां वर्ष था। और शिखर सम्मेलन के समापन पर थाईलैंड ने बिम्स्टेक के अध्यक्ष राष्ट्र के रूप में पदभार संभाला, ठीक है। इसकी अध्यक्षता क्या होती है? रोटेट होती रहती है। तो इस समय बिम्स्टेक का अध्यक्ष राष्ट्र कौन है? तो ध्यान रखना है, थाईलैंड है। और 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो विषय था
5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का मतलब कि श्रीलंका की अध्यक्षता में 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का जो वो था, टुवार्ड्स ए रेजिलियंस रीजन प्रॉस्पेरियस इकोनॉमीज हेल्दी पीपल, ये इसका थीम था। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब देखिए ये आ गया ना, G20 राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष शिखर सम्मेलन 2022, ये कहाँ हुआ? बाली इंडोनेशिया में हुआ। अभी कहाँ हो रहा है? इंडिया में हो रहा है, ध्यान रखना है, ठीक है। तो 17वीं बैठक हुई, क्या हुई? 17वीं बैठक हुई बाली में, ठीक है। 15 से 16 नवंबर 2022 तक इंडोनेशिया के राष्ट्रपति के पद के तहत रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रांगर के समग्र विषय के साथ बाली इंडोनेशिया में हुई है। भारत 1 दिसंबर 2022 से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा और वर्ष किया मतलब करेगा, मतलब ये हम लोग अप्रैल के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, किया। और वर्ष 2023 में भारत में पहली बार, ध्यान रखना है, G20 लीडर समिट का आयोजन हो रहा है या कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC ने गुजरात गैस लिमिटेड के साथ एक समझौता किया, ठीक है। किसके लिए? अब देखिए साझेदारी अनुबंध हम लोग आ गए, ठीक है, समझौता किया। और इसका लक्ष्य क्या है? इसका लक्ष्य है ग्रीन हाइड्रोजन को पाइप्ड प्राकृतिक गैस, पाइप्ड नेचुरल गैस PNG, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं? PNG कहते हैं, नेटवर्क में मिलाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन का निर्माण NTPC कवास, हम लोगों ने देखा था कितना 5%, और इसको कितना तक ले जाना है? 20% तक ले जाना है। हम लोगों ने इसका अध्ययन डेली करंट अफेयर में किया था, ठीक है, 20% तक ले जाना है। तो 1 मेगावाट फ्लोटिंग सौर सुविधा से उत्पन्न बिजली का उपयोग करके किया जाएगा। इसे पूर्व निर्धारित मात्रा में PNG के साथ मिश्रित किया जाएगा और NTPC कवास टाउनशिप में इस प्रयोजन के लिए टाउनशिप को इस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्या है? रैंकिंग सूचकांक। इसमें ध्यान देना है कि जो भी अपडेशन आएगा हम लोग उसे अगले माह में जैसे जैसे जो भी अपडेशन आता रहेगा हम लोग उसे कर देंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान दिया गया है, कोशिश किया गया है कि उसमें वो शामिल ना हो, ठीक है, इसमें आगे वो शामिल हो। चलिए पानी पी लूँ 1 मिनट बस, थोड़ा सा, एक घूंट। है ना, वो गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। चलिए सूचकांकों की बात करें तो हुरून की विश्व की सबसे अमीर स्वनिर्मित महिला, ठीक है, किसने जारी किया? हुरून ने जारी किया, हुरून अनुसंधान संस्थान। तो अगर हम लोग बात करें कि पहले भारत की रैंक हम लोग देख लेंगे, फिर उसके बाद पहली रैंक देख लेंगे, ठीक है, भारत की रैंक और पहली रैंक। तो फाल्गुनी नायर, भारत की जो फाल्गुनी नायर है वो 10वें स्थान पर रही। राधा वेम्ब भारत में दूसरे स्थान, तो फाल्गुनी नायर भारत में पहले स्थान पर रही, ठीक है। राधा जी भारत में दूसरे स्थान पर, विश्व स्तर पर 25वें स्थान पर रही। और किरण मजूमदार भारत में जो है ये भारत की है और भारत में तीसरे स्थान पे और विश्व में 26वें स्थान पे है, ठीक है। अगर हम सूची में शीर्ष 3 की बात करें, ठीक है, तो तीनों क्या है? चीनी है, तीनों चीनी व्यक्ति है, ठीक है। वू यजुन है शीर्ष पे है, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद फैन होंगवेई है और वांग लाई चुंग है, ठीक है, ये तीनों है, क्रम से है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। अगला सूचकांक है सिपरी की विश्व सैन्य व्यय में रुझान रिपोर्ट, वर्ष 2021 के लिए है, वर्ष 2021 के लिए है। किसके द्वारा जारी किया गया? इस स्टॉकहोम अंतरराष्ट्रीय शांति अनुसंधान संस्थान, जिसे क्या कहते हैं? सिपरी भी कहते हैं। भारत की सेना दुनिया में तीसरा सबसे अधिक खर्च करती है, यह सिपरी की रिपोर्ट बताती है। वर्ष 2021 की जो रिपोर्ट बताती है कि भारत की सेना दुनिया में सबसे अधिक तीसरा धन व्यय करती है, ठीक है। पहला, दूसरा, चौथा, पांचवा कौन है? तो पहला US है, दूसरा चाइना है, तीसरा तो इंडिया है ही, चौथा UK है और पांचवा कौन है? रशिया है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ चलिए, ठीक है। 120वीं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विषय के अनुसार वर्ष 2022 में क्या है? IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली शीर्ष 100 में शामिल हैं, ठीक है, ध्यान रखना। IIT बॉम्बे और IIT दिल्ली। काकेरेली साइमंड्स ने QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग विषय 2022 का 120वां संस्करण जारी किया। तो किसने जारी किया? काकरेली साइमंड्स ने। ध्यान रखना है, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT बॉम्बे 65वें स्थान पे है और IIT दिल्ली जो है 72वें स्थान पे है, ठीक है। किस श्रेणी में है? तो इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी की श्रेणी में है, ध्यान रखना है। चलिए ये जो है भारतीय संस्थान, एकमात्र भारतीय संस्थान है। चलिए अगर हम
शीर्ष 3 की बात करें वर्ष 2022 के लिए, एमआईटी कहते हैं इसको, एमआईटी कहते हैं, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये संयुक्त रूप से है, ठीक है। स्टैनफोर्ड और कैम्ब्रिज संयुक्त रूप से है। एमआईटी क्या है, फर्स्ट पे है, ऑक्सफोर्ड दूसरे पे है। चलिए, दुनिया के 10 सबसे व्यस्तम हवाई अड्डों की एसीआई की सूची जारी की गई है। एसीआई की सूची जारी की गई है वर्ष 2021 के लिए, ठीक है। तो इसमें हर्ट्सफील्ड जैक्सन अटलांटा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर है, ठीक है। और इसके बाद कुछ, अच्छा, कितने मिलियन जो है यात्रियों के साथ, तो 75.7 मिलियन, 75.7 मिलियन यात्रियों के साथ शीर्ष स्थान इसने जो है कि हासिल किया। और फोर्ट वर्थ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, इसे या इसी को डलास फोर्ट वर्थ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहते हैं, ये 62.5 मिलियन यात्रियों के साथ क्या है, ये दूसरे स्थान पर है, दूसरे स्थान पे है। और इसके बाद डेनेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा क्या है, तीसरे स्थान पर है, कितने, 58.8 मिलियन जो है यात्रियों के साथ ये क्या है, तीसरे स्थान पे है। चलिए, अगर हम शीर्ष 10 में बात करें तो 8 जो है कहां पे है, यूएसए में है, और उसके बाद 2 कहां पे है, चाइना में है, ठीक है। 2 केवल चाइना में है और शीर्ष 8 यूएसए में है। तो वो जो हम लोगों ने तीनों की बात करी वो क्या है, यूएसए में है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ ऐप की बात करेंगे, वेबसाइट की बात करेंगे और पोर्टल की बात करेंगे, ठीक है। नाम क्या है, किस विभाग या किस कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया और उसका उद्देश्य क्या है, ठीक है। तो फास्टर, ठीक है, फास्टर देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का तेज और सुरक्षित प्रसारण सॉफ्टवेयर फास्टर, ठीक है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIS के द्वारा ये जारी किया गया, ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, NIC कहते हैं, ठीक। प्रयोजन इसका क्या है, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने उस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे, कब, अप्रैल 2022 के दौरान, भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने एक सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार चैनल के माध्यम से संबंधित अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश, स्थगन आदेश, जमानत आदेश आदि को संप्रेषित करने के लिए फास्टर लॉन्च किया, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत देने के बाद भी कैदियों की रिहाई में देरी को खत्म करना। फास्टर प्रणाली को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के सहयोग से रजिस्ट्री द्वारा युद्ध स्तर पर विकसित किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना का फसल बीमा पोर्टल, ठीक है, पोर्टल के बारे में बात करते हैं। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना के अंतर्गत है, यह हरियाणा सरकार की है। हरियाणा के कृषि मंत्री कौन उस समय, JP दयाल ने योजना के लिए 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना पोर्टल को लॉन्च किया। इसके तहत क्या किया जाएगा, किसानों को प्रतिकूल मौसम और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उनकी जो फसलों की जो नुकसान हुई है उनकी भरपाई की जाएगी। यह योजना सब्जी, मसालों और फलों के लिए है, ठीक है। सब्जी, मसालों, फलों के लिए अगर सब्जी और मसालों की बात करी जाए तो 30,000 रुपए प्रति एकड़ और फलों के लिए 40,000 रुपए प्रति एकड़ की राशि की भरपाई करेगी। चलिए आगे चलते हैं। कावल उथवी ऐप तमिलनाडु का है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी ने, ठीक है, कावल उथवी ऐप लॉन्च किया, जो नागरिकों को किसी भी आपात स्थिति में, ध्यान रखना है, किसी भी आपात स्थिति के दौरान पुलिस सहायता लेने में मदद करता है। तो कावल उथवी ऐप कहाँ का है, तमिलनाडु का, ठीक है। चलिए 1064 भ्रष्टाचार 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप उत्तराखंड सरकार का है, ठीक है, उत्तराखंड सरकार का है। इस मोबाइल एप्लीकेशन को सतर्कता विभाग उत्तराखंड द्वारा विकसित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि नागरिकों को भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों को सीधे अधिकारियों के पास दर्ज कराने में यह मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। चलिए आगे चलते हैं। जन निगरानी ऐप, ठीक है, जन निगरानी ऐप ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग जम्मू कश्मीर का है,
ठीक है। जम्मू कश्मीर ने ई गवर्नेंस पहल के तहत एक जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य लोगों को विभिन्न योजनाओं से संबंधित शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज कराने में मदद करना है। अगर जम्मू कश्मीर के निवासी, जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों को किसी योजना से संबंधित कोई समस्या आ रही है या कोई शिकायत करना है, तो वो जन निगरानी ऐप के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा सकते हैं। ये क्या है, 24/7 इंटरनेट आधारित प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य विभाग द्वारा शुरू की गई विभिन्न सरकारी योजनाओं के खिलाफ जम्मू कश्मीर के निवासियों की शिकायतों को रिपोर्ट करना और उनका समाधान करना है। चलिए आगे चलते हैं। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम, ठीक है, MTS माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से, ध्यान रखना है, महाराष्ट्र व्यक्तिगत विशिष्ट पहचान संख्या के माध्यम से जो प्रवासी श्रमिक है, प्रवासी श्रमिकों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए यह ICDS योजना को पोर्टेबिलिटी के लिए मोबाइल आधारित माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम से क्या किया गया है, जोड़ा गया है, और इस आधार पर यह विकसित करने वाला भारत का पहला राज्य है। इस तरीके का कोई ऐप विकसित करने वाला क्या है, ये भारत का पहला राज्य है, ठीक है। MTS परियोजना का उद्देश्य प्रवासी लाभार्थियों जैसे कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, किसके लिए, MTS परियोजना, ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों, बेसिकली यह किसके लिए, प्रवासी लाभार्थियों, ठीक है। स्तनपान कराने वाली माताओं, ठीक है, आंगनबाड़ी केंद्रों में पंजीकृत गर्भवती महिलाओं के लिए एकीकृत बाल विकास सेवाओं ICDS की निरंतरता क्या करना है, सुनिश्चित करना है, ठीक है, इसका उद्देश्य। चलिए आगे चलते हैं। लघु राष्ट्रीय समाचार, वर्ष 2022 के अप्रैल माह से संबंधित कुछ लघु राष्ट्रीय समाचार हैं, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश क्या है, भारत का शीर्ष सब्जी उत्पादक बना रहा। उत्तर प्रदेश, अगर पूछा जाए परीक्षा में कि भारत में सबसे अधिक सब्जी उत्पादन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे अधिक फल उत्पादन कहाँ होता है, तो आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है। वर्ष 2021-22 में, ठीक है, फसल वर्ष में, वर्ष 2021-22 फसल वर्ष में 10 लाख टन के अंतर के साथ पश्चिम बंगाल को दूसरे स्थान पे इसने छोड़ दिया, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल किस स्थान पे है, तो पश्चिम बंगाल दूसरे स्थान पे है और अपना पहला स्थान वापस पा लिया है। इसके पहले भी उत्तर प्रदेश था, लेकिन बीच में पश्चिम बंगाल आ गया था। चलिए, और आंध्र प्रदेश के बारे में हम लोगों ने बात कर ही लिया है, ठीक। आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश ने महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान करने के लिए सी ऑटो स्टैंड की स्थापना की। तो किसने स्थापना की है, कलर चेंज कर लिया जाए, कौन सा, चलिए यही करते हैं, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश ने करी है किसके लिए, महिलाओं को सुरक्षित परिवहन प्रदान के लिए किया सी ऑटो स्टैंड। तो आंध्र प्रदेश की तिरुपति की पुलिस ने तिरुपति में 3 सी ऑटो स्टैंड स्थापित किए हैं। राज्य में अपनी तरह का यह पहला ऑटो महिला चालकों द्वारा चलाया जाएगा। RTC बस स्टैंड, महिला विश्वविद्यालय और रुइया अस्पताल में 3 ऑटो सी स्टैंड बनाए गए हैं। सी स्टैंड मतलब यहाँ पे SHE सी स्टैंड, ठीक है। वहाँ पे जो वाहन खड़े किए जाएंगे वो महिला पायलटों के द्वारा चलाया जाएगा, महिला वाहन चालकों के द्वारा चलाया जाएगा, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है महिला और छात्राओं की सुरक्षा प्रदान करना, महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करना। राजस्थान में मनाया गया गणगौर उत्सव, ठीक है। तो गणगौर उत्सव या गणगौर उत्सव कहाँ पे मनाया गया, राजस्थान में मनाया गया। परीक्षाओं में पूछता है लोक उत्सवों के बारे में। अब इसके बारे में हम लोग थोड़ी बात कर लेते हैं। तो ये जो गणगौर त्योहार है, ये राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। मुख्यतः राजस्थान में मनाया जाता है। राजस्थान के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। पूरे राज्य में इसे बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। मार्च माह से लेकर अप्रैल तक यह चलता है, ठीक है। इस त्योहार की अवधि के दौरान क्या करते हैं, महिलाएं भगवान शिव की पत्नी गौरी की पूजा करती हैं, पार्वती की पूजा करती हैं, ठीक है। यह त्योहार फसल, वसंत, प्रसव और वैवाहिक निष्ठा का जश्न मनाता है। ध्यान रखना कि इसके लिए फसल का, वसंत का, प्रसव का और वैवाहिक निष्ठा का, ठीक है, जश्न मनाता है या वैवाहिक निष्ठा को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। अविवाहित महिलाएं एक अच्छा पति पाने के लिए गौरी का आशीर्वाद लेने के लिए उसकी पूजा करती है, उनकी पूजा करती है। और विवाहित महिलाएं स्वस्थ, कल्याण, सुखी वैवाहिक जीवन और अपने पति की लंबी उम्र के लिए उसकी पूजा करती है। चैत्र के पहले दिन
होली के अगले दिन यह त्योहार शुरू होता है और 16 दिनों तक चलता है। ध्यान रखना है, चैत्र के पहले दिन और होली के अगले दिन, ठीक है, यह शुरू होता है और 16 दिनों तक चलता है। चलिए आगे चलते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है, ठीक है, 13 नए जिलों का उद्घाटन किया है। तो अब जिलों की कुल संख्या वहां पे कितनी हो गई है? 26 हो गई है, 26 हो गई है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नए जिलों और उनके मुख्यालयों की सूची अगर देख लेते हैं तो सीताराम राजू जिला पडेरू, ठीक है, अन्नामया जिला रायचोत्य, अनाकापल्ली जिला अनकापल्ली है, वापटला इसका मुख्यालय है, एलुरु का मुख्यालय एलुरु है, काकीनाडा का मुख्यालय काकीनाडा है, कोनासीमा का मुख्यालय अमलापुरम है, ठीक है, वो किसी सॉन्ग में आता है अमलापुरम, ठीक है, तो वही वाला अमलापुरम है ये। मान्यम जिला जो है उसका पार्वतीपुरम उसका मुख्यालय है। आगे चलते हैं। नंदयाल जिला नंदयाली वहां का मुख्यालय है। एनटीआर जिला, ठीक है, विजयवाड़ा वहां का मुख्यालय है। पलनाडु जिला नरसरावपेट वहां का मुख्यालय है। श्री बालाजी जिला तिरुपति वहां का मुख्यालय है और श्री सत्यसाई जिला तो पुट्टपर्थी वहां का मुख्यालय है। चलिए आगे चलते हैं। झारखंड में कहां मनाया गया? झारखंड में क्या मनाया गया? सरहुल महोत्सव मनाया गया। तो सरहुल झारखंड राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है, एसटी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। यह बेसिकली क्या है? यह नया साल का त्योहार है, नया साल का उत्सव है जो आदिवासी समुदाय द्वारा मनाया जाता है। चैत्र के हिंदू महीने में अमावस्या के प्रकट होने के 3 दिन बाद मनाया जाता है। यह वसंत की शुरुआत का भी उत्सव, ध्यान रखना, नया साल और बसंत की शुरुआत का उत्सव है। और जो सरहुल शब्द का संबंध है वो वृक्ष पूजा से है और यह ऐसा त्योहार है जिसमें प्रकृति की पूजा होती है, प्रकृति की पूजा होती है। और सरहुल झारखंड में कई जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मुंडा, हो और उरांव जनजाति इसको मनाते हैं। कई जनजातियों द्वारा मनाया जाता है, लेकिन विशेष रूप से मुंडा, हो और उरांव जनजाति द्वारा इसे मनाया जाता है, ठीक है। चलिए, अमित शाह जी ने, हमारे केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी ने गुजरात में भारत पाकिस्तान सीमा पर सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया। अब ये सीमा दर्शन परियोजना क्या है? ठीक है, तो गुजरात के बनासकांठा जिले में यह जो है सीमा दर्शन परियोजना का उद्घाटन किया गया। यह परियोजना नागरिकों को हमारी सीमा पर बीएसएफ कर्मियों के जीवन और कार्य का निरीक्षण करने का अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई। पर्यटक मिसाइलों, टैंकों, विमानों आदि को देख सकते हैं जिनका उपयोग भारतीय सेना और बीएसएफ द्वारा नादा बेट में किया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के पहले सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन लेह लद्दाख में के गया समोसा गांव में किया गया, ठीक है। लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह के अध्यक्ष मुख्य कार्यकारी पार्षद तासी ने लद्दाख के लेह जिले के गया समोसा गांव में, ठीक है, ध्यान रखना, गया समोसा गांव में सामुदायिक संग्रहालय का उद्घाटन किया, ठीक है। और यह भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय है, यह भी ध्यान रखना है, भारत का पहला सामुदायिक संग्रहालय है। यह भारत में अपनी तरह का पहला संग्रहालय है। सामुदायिक संग्रहालय राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान नई दिल्ली और लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद लेह लद्दाख के बीच क्या है? एक संयुक्त सहयोग है। तो अगर बात की जाए कि राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ, संग्रहालय संस्थान कहाँ है, तो यह कहाँ है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली दिल्ली में है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूँ, दिल्ली जो केंद्र शासित प्रदेश है वहां की राजधानी क्या है और भारत की राजधानी क्या है? आप हमें बताएंगे। चलिए आगे चलते हैं। रोंगाली या बोहाग बिहू, ठीक है, रोंगाली बिहू या बोहाग बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वो असम में मनाया जाता है। अब इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं, ठीक है। यह असम का सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। यह हर साल अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पड़ता है। कब पड़ता है? अप्रैल के दूसरे सप्ताह में पड़ता है, जो फसल की अवधि की शुरुआत का प्रतीक भी है, फसल अवधि की शुरुआत का प्रतीक भी है। और यह वर्ष 2022 में 14 से 16 अप्रैल तक मनाया गया, ठीक है। रोगाली का अर्थ असमिया में क्या है? ये जो रोगाली है, रोगाली का असमी भाषा में जो अर्थ है वह है आनंद। और यह त्योहार वास्तव में परिवार और समुदाय के साथ आनंद
लेने का समय है। हिंदू सौर कैलेंडर का पहला दिन पंजाब, तमिलनाडु, केरल, मणिपुर और पश्चिम बंगाल राज्यों में अलग अलग नामों और अलग अलग परंपराओं के साथ क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो बिहू साल में 3 बार मनाया जाता है, ध्यान रखना है कितनी बार, 3 बार बिहू साल में मनाया जाता है। रोगाली या बोहाग बिहू के अलावा कटी बिहू हो गया, पहला जो है वह रोगाली या बोहाग बिहू है, दूसरा जो है कटी बिहू है या कोंगाली बिहू है, और बिहू या भोगली बिहू तीसरा क्या है, केवल बिहू या भोगली बिहू है। ठीक है, तो बिहू को कटाई की अवधि के विभिन्न चरणों को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। चलिए आगे चलते हैं। राष्ट्रीय कृषि बाजार ने क्या किए, 6 साल अपने पूरे किए। कब, 2022 में। अभी 2023 जब आएगा तो वो कितने साल पूरे कर लेगा, 7 साल पूरे कर लेगा। कब, 14 अप्रैल 2023 को। ठीक है, 14 अप्रैल 2023 को। चलिए आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ी देख लेते हैं। ये क्या है, राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम क्या है, एक अखिल भारतीय ऑनलाइन ट्रेडिंग पोर्टल ने 14 अप्रैल 2022 को अपने 6 साल पूरे कर लिए। यह प्रमुख कार्यक्रम वर्ष 2016 में, ध्यान रखिएगा कब शुरू किया गया था, वर्ष 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दूसरे राज्यों के भौतिक थोक बाजारों और मंडियों में शामिल होने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश कृषि वस्तुओं इलेक्ट्रॉनिक व्यापार की सुविधा के लिए ई नाम पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा क्या है, यह वित्त पोषित है, पूर्णतः केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। 100% वित्त पोषण क्या करती है, केंद्र सरकार करती है, और लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ द्वारा क्रियान्वित की जा रही है। लघु किसान कृषि व्यवसाय संघ के द्वारा क्रियान्वित होती है, केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होती है। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जो थोक बाजार और मंडी है उनको आपस में क्या करने के लिए, शामिल करने के लिए, उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए। चलिए आगे चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात के मोरबी में, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, कहा गुजरात के मोरबी में भगवान हनुमान जी की 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हनुमान जयंती पर गुजरात के मोरबी में हनुमान की 108 हनुमान जी की 108 फीट की प्रतिमा का अनावरण किया। हनुमान जी 4 धाम परियोजना के अंतर्गत, क्या हनुमान जी 4 धाम परियोजना के अंतर्गत देश भर में 4 दिशाओं में स्थापित की जा रही 4 मूर्तियों में से यह दूसरी प्रतिमा है। इस श्रृंखला की जो पहली मूर्ति थी वर्ष 2010 में उत्तर में जाखू पहाड़ियों पर, ध्यान रखना है जाखू पहाड़ियों पर शिमला में स्थापित की गई थी, और इसे राजस्थान के एक मूर्तिकार द्वारा विकसित किया गया है। चलिए बनाया गया। आगे चलते हैं। नेत्रहीनों के लिए भारत का पहला इंटरनेट रेडियो अक्ष नागपुर में लॉन्च किया गया। कहाँ पे, नागपुर में लॉन्च किया गया। भारत में दृष्टिबाधित लोगों के लिए यह भारत का पहला रेडियो चैनल है जिसका नाम रेडियो अक्ष है। ठीक है, क्या है, रेडियो अक्ष है। और नागपुर की 96 ईयर्स पुरानी संस्था द ब्लाइंड रिलीफ एसोसिएशन नागपुर और समस्त क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल इस विचार के पीछे क्या है, मुख्य संगठन है कि इस तरीके का रेडियो चैनल लॉन्च किया जाए। चैनल विभिन्न इंटरनेट रेडियो प्लेटफॉर्म पर मुफ्त में उपलब्ध होगा। चलिए आगे चलते हैं। पुदुचेरी का पहला समुद्र तट महोत्सव, पुदुचेरी का पहला समुद्र तट महोत्सव जिसका नाम आईसी पोंडी 2022 है। तो प्रश्न आपसे पूछे कि आईसी पोंडी क्या है, तो आईसी पोंडी पुदुचेरी का समुद्र महोत्सव है। ठीक है, तो पहला कब हुआ, वर्ष 2022 में हुआ। ठीक है, तो चलिए 4 दिवसीय यह उत्सव संपन्न हुआ। कहां पे, गांधी बीच, पोंडी मरीना और सेंड्यून्स ऑफ पैराडाइज बीच पर यह संपन्न हुआ। चलिए आगे चलते हैं। भारत का पहला पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का उद्घाटन कहां किया गया, गांधीनगर में किया गया। गुजरात के गांधीनगर में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में देश के पहले पोर्टेबल सोलर रूफटॉप सिस्टम का अनावरण किया गया। 10 फोटोवोल्टिक पोर्ट का निर्माण, ठीक है, नई दिल्ली स्थित सर्वोटेक पावर सिस्टम्स लिमिटेड नई दिल्ली द्वारा किया गया है। इसे जर्मन विकास एजेंसी डायचे गेसेलसॉफ्ट पर इंटरनेशनल जुसामेन रबीट द्वारा क्या किया गया है, इसे डिजाइन किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। तो प्रश्न आपसे पूछे कहां, तो गांधीनगर में। ठीक है, स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर परिसर में यह। चलिए आगे चलते हैं।
पीएम मोदी ने WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखी। ठीक है, कहां? तो गुजरात के जामनगर में, गुजरात के जामनगर में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? आधुनिक विज्ञान के साथ साथ प्राचीन प्रथाओं को मिलाकर इसकी क्षमता को क्या करना है? अनलॉक करना है, या इसकी क्षमता को खोलना है और इसको विकसित करना है। ठीक है, चलिए इसमें और कुछ नहीं है खास, आगे चलते हैं। असम के जोरहाट में OIL द्वारा भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कमीशन किया गया। तो भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ पे कमीशन किया गया? तो असम के जोरहाट में। ठीक है, किसके द्वारा? OIL के द्वारा, ऑयल इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो चलिए, संयंत्र की प्रतिदिन 10 किलो की क्षमता है। 10 किलो संयंत्र 100 किलोवाट एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर सारणी का उपयोग करके 500 किलोवाट सौर संयंत्र उत्पन्न द्वारा बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है। ठीक है, भारत में पहली बार AEM तकनीक ठीक है का इस्तेमाल किया गया। इस संयंत्र से भविष्य में हरित हाइड्रोजन के अपने उत्पादन को 10 किलो प्रतिदिन से बढ़ाकर 30 किलो प्रतिदिन करना है। तो अभी कितने किलो के साथ किया गया? 10 किलो। ठीक है, 10 kg करना है, और इसको बढ़ाकर कितना करना है? 30 kg तक ले जाना है। इसको बढ़ाकर कितना तक ले जाना है? 30 kg तक ले जाना है। चलिए आगे चलते हैं। अब राजस्थान रूट सर्वर स्थापित करने वाला क्या बना? पहला राज्य बना। ठीक है, L रूट सर्वर। तो राजस्थान निर्बाध रूप से इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए L रूट सर्वर स्थापित करने वाला क्या बना? भारत का पहला राज्य बना है। ठीक है, इस नई सुविधा से राजस्थान के भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में स्थापित की गई है जो नई प्रौद्योगिकी है। कहाँ पे? भामाशाह स्टेट डेटा सेंटर में स्थापित की गई है, और इसे इंटरनेट कॉर्पोरेशन ऑफ असाइंड एंड नंबर्स के सहयोग से बनाया गया है। ठीक है, तो अब इसमें कुछ खास नहीं है। चलिए चलते हैं आगे, बस हमें याद रखना है ये चीज। ठीक है, तो L रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन सा? राजस्थान है। चलिए, तमिलनाडु ने तय किया है कि 18 दिसंबर को प्रतिवर्ष अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाएगा। यह राज्य का अल्पसंख्यक अधिकार दिवस होगा। ठीक है, तो अब इसमें देखना यह है कि राज्य सरकार योजनाओं और कल्याणकारी उपायों के प्रभावी कार्यान्वयन के माध्यम से अल्पसंख्यकों के उत्थान और आर्थिक उत्थान को बढ़ावा देती है, और उसी ठीक है, और ग्रामीण क्षेत्रों में अल्पसंख्यक छात्राओं को अपनी पढ़ाई के लिए कक्षा 3 से 5 तक के छात्रों को 500 रुपये और 8 और कक्षा 6 के बच्चों को क्या करती है? 1000 रुपये शिक्षा सहायता प्रदान की जाएगी इसी उपलक्ष्य में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पल्ली गांव भारत का पहला, ये जो पल्ली गांव है भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। तो जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में पड़ता है। जम्मू कश्मीर के जम्मू प्रभाग के सांबा जिले में पल्ली गांव पड़ता है, और देश का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है। कार्बन न्यूट्रल पंचायत बना है जो पूरी तरीके से क्या है? सौर ऊर्जा से संचालित है। ठीक है, और चलिए आगे चलते हैं। मुंबई को टैप इन टैप आउट फीचर के साथ भारत की पहली डिजिटल बस सेवा मिली। ठीक है, पहली डिजिटल बस सेवा कहाँ पे? टैप इन टैप आउट फीचर के साथ किस शहर को मिली? तो मुंबई को मिली। किसके सहयोग से, या किसने वहां पे किया? तो तत्कालीन महाराष्ट्र के तत्कालीन जो है राज्य पर्यटन, पर्यावरण और प्रोटोकॉल मंत्री आदित्य ठाकरे जी ने भारत की पूरी तरीके से पहली डिजिटल बस का उद्घाटन किया है, जो गेटवे ऑफ इंडिया से चर्च गेट मार्ग तक एक अनूठी टैप इन टैप आउट सुविधा के साथ। ठीक है, तो बृहन्नगर मुंबई बिजली आपूर्ति और परिवहन देश की पहली बस सेवा है जो पूरी तरीके से डिजिटल है। शुरुआती चरण में सिर्फ 2 बसों को इसमें उपलब्ध कराया गया, और बाद में इसकी संख्या बढ़ाई जाएगी। ठीक है, 10 तक ले जाया जाएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। और सबसे खास बात है कि इन बसों के आगे डिजिटल बस लिखा हुआ होगा। चलिए, हर गांव में पुस्तकालय के साथ झारखंड का जामताड़ा देश का पहला जिला बना। ठीक है, ध्यान रखना है।
तो जो झारखंड का जामताड़ा जिला है, जामताड़ा एक सीरीज भी आई थी, ठीक है, वेब सीरीज भी आई थी। तो झारखंड का जो जामताड़ा जिला है, वो जामताड़ा जिले के हर गांव में क्या है, एक पुस्तकालय है, और इस तरीके का यह देश का पहला जिला बना, देश का पहला जिला बना, ठीक है। तो यह लगभग 8 लाख की यहाँ पे आबादी है, और इसमें कुल 6 प्रखंड है, 6 ब्लॉक है, और 118 ग्राम पंचायत है, और प्रत्येक पंचायत में क्या है, एक सुसज्जित पुस्तकालय है, जो सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। 50 स्लाइड हो जाएगी तो पानी पियेंगे हम लोग। चलिए, भारत का पहला अमृत सरोवर कहाँ खोला गया, कहाँ जो स्थापित किया गया, उत्तर प्रदेश के रामपुर में स्थापित किया गया, रामपुर, ठीक है। उत्तर प्रदेश के रामपुर से हम सभी परिचित होंगे, ठीक है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार के प्रयासों से रामपुर की ग्राम पंचायत कहाँ पे, पटवई में। तो भारत का पहला अमृत सरोवर उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवई में है, ठीक है। तो आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में अमृत सरोवर पहल के हिस्से के रूप में 75 जल निकायों को विकसित और पुनर्जीवित किया जाएगा। कुछ ही हफ्तों में रामपुर में, मतलब ये अप्रैल 2022 की बात करी जा रही है, रामपुर में एक तालाब को साफ करके पुनर्जीवित किया गया। यह तालाब अब ग्रामीण क्षेत्र का एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण बन गया है, और रामपुर में 75 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया था। चलिए, आगरा वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बना। तो वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम, ठीक है, कौन, आगरा उत्तर प्रदेश, आगरा जो उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश का जो है कि शहर है, उत्तर प्रदेश का जिला है, ठीक है। वैक्यूम आधारित सीवर सिस्टम प्राप्त करने वाला भारत का पहला शहर बना, ध्यान रखना है, ठीक है। इस वैक्यूम का इस्तेमाल सार्वजनिक जगहों पर किया जाएगा। ताजमहल के पास लगभग 240 ऐसे घरों को वैक्यूम से जोड़ा गया है जहां पारंपरिक सीवर सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सीवर कनेक्शन के कार्य की अनुमानित लागत कितनी है, 100 करोड़ रुपए है। चलिए, 50वां स्लाइड हमारा, ठीक है। तो ABPM-जय सेहत योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा भारत का पहला जिला बन गया है। तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में जम्मू संभाग का सांबा जिला, ठीक है, सांबा जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPM-जय सेहत योजना के तहत 100% परिवारों को कवर करने वाला भारत का पहला जिला बना, ठीक है, पहला जिला बना। और इसमें कोई, हाँ चलिए, ये क्या है, चलिए, दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ठीक है, PM-जय, ठीक है, दुनिया की सबसे बड़ी जो है स्वास्थ्य बीमा योजना है, जो पूरी तरीके से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना के तहत आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड वाले लोगों को, ठीक है, मुफ्त इलाज मिलता है 5 लाख रुपए तक का, ठीक है, पूरे भारत में सभी सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में। चलिए, थोड़ा पानी पी ले। चलिए, अगला प्रश्न हमारा है, कार जल विद्युत परियोजना कहाँ पे है। तो कार जल विद्युत योजना कहाँ है, किश्तवाड़ में है, जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में है, 540 मेगावाट की है, ठीक है, हमको ध्यान रखना है, बस इतना ही इसमें महत्वपूर्ण है, ठीक है। और चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यह कार्यान्वित की जाएगी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2022 कहाँ संपन्न हुआ, तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ पे हुआ, नई दिल्ली में हुआ। अब हमको ये देखना है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला, ठीक है। अब भारत का व्यापार संवर्धन संगठन के साथ मिलकर कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने कहा नई दिल्ली में एशिया का यह सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आयोजित किया, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, लगभग 80 से अधिक विभिन्न क्षेत्रों के 80 से अधिक निर्यातक इसमें भाग लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों में यदि हम कुछ देखें तो दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रिक क्रूज शिप ने चीन में अपनी पहली यात्रा
की, ठीक है। तो वो दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है। यांगत्जी नदी के ऊपर और नीचे यात्रा करने के साथ चीन के मध्य हुबेई प्रांत में विचांग में बंदरगाह पर वापस आ गया, ठीक है। ऊपरी क्षेत्र यांगत्जी नदी के ऊपरी क्षेत्र और निचली अपवाह क्षेत्रों में यात्रा के बाद ये कहां पे आया, विचांग बंदरगाह पर वापस आया गया, ठीक है। और ये क्या है, एक 7500 किलोवाट प्रति घंटे की विशाल आकार की एक क्या की गई समुद्री बैटरी द्वारा यह संचालित किया गया है। यह बैटरी दुनिया में इलेक्ट्रिक कारों के लिए नंबर 1 बैटरी निर्माता कंटेम्पररी एम्पियरेक्स टेक्नोलॉजी द्वारा प्रदान की गई है। इस जहाज के विकासकर्ता चीन यांगत्जी पावर की योजना इस इलेक्ट्रिक जहाज को चीन में समुद्री इलेक्ट्रॉनिक वाहन बाजार के विस्तार के लिए शुरुआती बिंदु के रूप में उपयोग करने की है। चलिए आगे चलते हैं। अब इस जहाज का नाम क्या है, तो यांगत्जी खीर श्री गोरसेज है और यह 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है। ध्यान रखना 100% इलेक्ट्रिक क्रूज शिप है। चीन में विकसित और निर्मित किया गया है। 16 मीटर चौड़ा है, 16 मीटर चौड़ा है, 100 मीटर लंबा है और इसमें करीब 1300 यात्री, मतलब इसमें क्या कर सकते हैं, यात्रा कर सकते हैं 1300 यात्री। चलिए आगे चलते हैं। UNFPA ने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 सीइंग द अनसीन रिपोर्ट जारी की, ठीक है। तो सीइंग द अनसीन रिपोर्ट टाइटल, ठीक है, स्टेट ऑफ पॉपुलेशन वर्ष 2022 से संबंधित है। UNFPA ने इसको जारी की, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने, UNFPA ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष ने जारी की। चलिए अच्छा, इसका जो है पूरा जो शीर्षक है, ठीक है, ये सीइंग द अनसीन द केस फॉर एक्शन इन नेग्लेक्टेड क्राइसिस ऑफ अनइंटेंडेड प्रेगनेंसी शीर्षक इसका है, ठीक है। और इससे ये पता चलता है कि सभी गर्भधारण में से लगभग आधे अनचाहे होते हैं। मतलब उस दौरान जो सभी गर्भधारण है, अगर 100 गर्भधारण है तो उसमें से 50 गर्भधारण जो है अनचाहे हैं और 60% से अधिक, 60% से इसमें क्या अधिक अनपेक्षित गर्भधारण गर्भपात में समाप्त हो गए। तो 50% को यदि हम लोग 100% ले तो उसमें से 60% जो गर्भधारण थे, अनचाहे गर्भधारण थे, उसको समाप्त किया गया। 45% गर्भधारण को असुरक्षित माना गया, जिसमें से सभी मातृ मृत्यु का 5.13% हो गया। तो चलिए आगे चलते हैं। इसमें हमको इसमें क्या याद रखना है, हमको इसमें याद रखना है ये रिपोर्ट का नाम याद रखना है और किसने जारी की ये याद रखना है और इसका मुख्य डेटा जो है ये कितने थे। अगर 100% गर्भधारण है, 100 गर्भधारण है तो उसमें क्या थे, आधे अनचाहे हैं, ये ध्यान रखना है हमको। चलिए, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले ने दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान दर्ज किया गया, ठीक है। तो कहां पे, महाराष्ट्र का चंद्रपुर जिले दुनिया में तीसरा सबसे गर्म स्थान बना, ठीक है, दर्ज किया गया। और माली का कायेस शहर सबसे गर्म स्थान बना, ठीक है, सबसे गर्म स्थान बना। चलिए, अगर हम चंद्रपुर की बात करें तो तीसरा सबसे, यहाँ का जो अधिकतम तापमान 43.2 डिग्री सेंटीग्रेड था, सेल्सियस था, ठीक है। और चलिए, इसके बाद जो रहा वो नागपुर का विदर्भ रहा और अकोला, ठीक है, अकोला का स्थान रहा, ठीक है। चलिए, 44.4 के साथ कायेश शहर जो है माली का, वह जो है कि सबसे पृथ्वी पर सबसे गर्म स्थान रहा। माली का जो माली का ही सेगी 43.8 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस के साथ क्या रहा, यह दूसरे स्थान पर रहा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। मेडागास्कर आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचे के लिए गठबंधन में शामिल होने वाला तीसरा देश बना, ठीक, तीसवां देश बना, तीसरा नहीं, तीसवां देश बना, ठीक है। तो आपदा प्रतिरोधी बुनियादी ढांचों के गठबंधन में शामिल होने वाला कौन हुआ, तीसवां देश कौन हुआ, तो मेडागास्कर हुआ, ठीक है, मेडागास्कर हुआ। चलिए
अच्छा, अगर ये बात की जाए तो आपदा प्रतिरोधी अवसंरचना, ठीक है, यह सितंबर 2019 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्रवाई शिखर सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लॉन्च किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, इसका जो सचिवालय का मुख्यालय जो है CDRI का जो सचिवालय या मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है, नई दिल्ली में है, ठीक है, नई दिल्ली में है। चलिए आगे चलते हैं। इक्वाडोर जंगली जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना। कौन सा? प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, हाल ही में कौन सा देश कानूनी जानवरों को कानूनी अधिकार देने वाला पहला देश बना? तो इक्वाडोर बना, ठीक है। दक्षिण अमेरिकी देश है, ध्यान रखना है, इक्वाडोर। और यहाँ की सर्वोच्च न्यायालय है जो ने कहा कि एक जो बंदर था, ठीक है, यह बेसिकली एक बंदर पे केंद्रित है। बंदर ये था कि उस बंदर को बचपन में किसी इक्वाडोर के किसी नागरिक ने, किसी निवासी ने उस बंदर को पाला था, लेकिन फिर कोई कानून आया। कानून के बाद क्या किया गया कि उस बंदर को, मतलब कुछ ऐसा कानून आया कि किसी भी जंगली जानवर को कोई निजी निवासी नहीं पाल सकता। तो उस बंदर को सरकारी अधिकारी क्या ले गए? जंगल में ले गए, और उसके बाद जंगल में ले गए या किसी क्षेत्र में ले गए, जू में ले गए, और उसके एक हफ्ते बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। तो उसी आधार पे यह इक्वाडोर की सर्वोच्च न्यायालय ने यह कानून पारित किया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ये पूरी कहानी है उसकी, कोई मतलब नहीं है इसका। मुंबई और हैदराबाद को UNFAO द्वारा वर्ष 2021 ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है। तो अब ध्यान रखना किसको मुंबई और हैदराबाद को UNFAO संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड के रूप में मान्यता दी गई है 2021, ठीक है। चलिए, तो FAO खाद्य और कृषि संगठन और आर्बर डे फाउंडेशन ने संयुक्त रूप से मुंबई और हैदराबाद को, किसको मुंबई हैदराबाद को, ठीक है, दो भारतीय शहरों ने स्वस्थ, लचीला और खुशहाल शहरों के निर्माण में शहरी पेड़ों और हरियाली को उगाने और बनाए रखने में अपनी प्रतिबद्धता दर्ज की। इस प्रतिबद्धता को मान्यता प्रदान की गई, ठीक है। और यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि हैदराबाद को लगातार दूसरे वर्ष यह मान्यता दी गई है। हैदराबाद को वर्ष 2021 में भी मान्यता दी गई थी। वर्ष 2021 में हैदराबाद भारत का एकमात्र शहर था, ठीक है। सिटी ऑफ द वर्ल्ड लिस्ट के तीसरे संस्करण में हैदराबाद और मुंबई के अलावा 21 देशों के 136 शहरों को मान्यता दी गई, ठीक है, मान्यता दी गई। चलिए आगे चलते हैं। भारत चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद UNECO, ठीक है। तो भारत को संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 4 प्रमुख निकायों में उसको चुना गया है। 4 प्रमुख निकायों में चुना गया है। विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग भी इसमें शामिल है। आर्थिक और सामाजिक परिषद 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ये जो है आर्थिक और सामाजिक परिषद, ठीक है, आर्थिक और सामाजिक परिषद क्या है? 1945 में जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा स्थापित जो संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के जो 6 प्रमुख अंग हैं उसमें से एक है। इसमें महासभा द्वारा चुने गए संयुक्त राष्ट्र के 54 सदस्य शामिल हैं। 54 सदस्य इसमें क्या होते हैं, और उनका चुनाव जो होता है वो महासभा द्वारा किया जाता है, ठीक है, महासभा द्वारा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, अब देखिए किस निकाय के लिए भारत को चुना गया है। जो उसके 4 निकाय हैं, तो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर समिति में चुना गया है। सामाजिक विकास आयोग गैर सरकारी संगठनों पर समिति में चुना गया है। विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी आयोग पर चुना गया है, ठीक है। चलिए, चौथा हम लोगों ने देख लिया था पहले ही। अब यूनेस्को ने ग्वाडलजारा को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 का नाम प्रदान किया, ठीक है। तो अब हमसे प्रश्न अगर पूछेगा कि किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के लिए चुना गया, तो ग्वाडलजारा, ठीक है, ग्वाडलजारा मैक्सिको में अवस्थित है, ठीक है। अच्छा,
अगर बात करें तो इसके पहले से वर्ष 2017 से ही यूनेस्को क्रिएटिव सिटी के रूप में इसको नामित किया गया है। वर्ष 2017 से ही ग्वाडलजारा जो मैक्सिको का है ये यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी भी है। वर्ष 2022 में इसको क्या विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया। चलिए अगर हम लोग बात करें इसके पहले, ये 2022 में, 2021 में विलिसी था और 2020 में कुआलालंपुर था, ठीक है, जो विश्व पुस्तक राजधानी का खिताब जिनको प्रदान किया गया था। चलिए आगे चलते हैं। भारत ने पेरिस बुक फेस्टिवल 2022 में गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में भाग लिया। तो ये 21 से 24 अप्रैल तक आयोजित हुआ पेरिस, ठीक है, बुक फेस्टिवल, और भारत को गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री के रूप में इसमें नामित किया गया था, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इस पर अब मुख्य कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। कर्नाटक ने दुग्ध उत्पादकों के लिए नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक, नंदिनी क्षीरा समृद्धि सहकारी बैंक की स्थापना की, ठीक है। तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने, ठीक है, इस बैंक की स्थापना करी जो दुग्ध उत्पाद को अधिक वित्तीय ताकत प्रदान करेगा, दुग्ध उत्पादकों को अधिक वित्तीय ताकत प्रदान करेगा। कर्नाटक दुग्ध उत्पादकों के लिए यह एक विशेष बैंक स्थापित करने वाला देश का एकमात्र राज्य है, ठीक है। जो कर्नाटक के दुग्ध उत्पादक है उनके हित के लिए एक अलग से केवल दुग्ध उत्पादकों के लिए ही एक बैंक स्थापित करने वाला यह देश का एकमात्र राज्य है। कौन? कर्नाटक। चलिए आगे चलते हैं। कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक ने विकास श्री संपत्ति योजना 111 योजना, तो विकास श्री संपत्ति 111 योजना, ठीक है, ये क्या है? सॉरी 1011 योजना, ठीक है। तो कर्नाटक विकास ग्रामीण बैंक के अध्यक्ष पी गोपी कृष्णा ने विकास श्री संपत्ति 1011 नाम से बैंक की एक नई जमा योजना शुरू की है। इस योजना का कार्यकाल आम जनता के लिए, मतलब इस योजना का क्या है कि इस योजना की जो कार्यकाल में क्या है कि 1111 दिनों के लिए, ठीक है। जो आम जनता है उसको 5.70% और जो वरिष्ठ नागरिक है, सीनियर सिटीजन है, 6.20% ब्याज दर के साथ क्या दिया जाएगा, ब्याज दर उसको दिया जाएगा, ठीक है। तो इस योजना के तहत खाता धारक कितने 10,000 से लेकर 2 करोड़ रुपए तक जमा कर सकते हैं। तो ये कर्नाटक का है। कर्नाटक का विकास श्री संपत्ति 1011 क्या है? तो ये कर्नाटक का एक योजना है। चलिए आगे चलते हैं। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप के लिए फिनक्लूवेशन लॉन्च किया। तो फिनक्लूवेशन क्या है? ये इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने फिनटेक स्टार्टअप के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। ये क्या है आगे देख लेते हैं हम लोग। स्टार्टअप को आमंत्रित किया जाएगा इसके तहत, जहां उन्हें ग्राहकों को प्रदान किए जा सकने वाले सहज और अनुकूलित उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने और बाजार में लाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है, इसके तहत। और केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसके लिए 3 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की क्या करी, घोषणा करी। वित्तीय समावेशन पर काम कर रहे स्टार्टअप इसके लिए शामिल किए जाएंगे, ठीक है। वित्तीय समावेशन के लिए जो स्टार्टअप काम कर रहे हैं इसमें उनको जगह दिया जाएगा। अब हम कुछ समितियों की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर मिशन चलाने वाले मार्गदर्शन के लिए 17 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई। किसके नेतृत्व में? अश्विनी वैष्णव जी के रूप में। अगर हम बात करें जो सेमीकंडक्टर है, आने वाले समय में जो विश्व का जो देश सेमीकंडक्टर के विकास में सबसे अधिक उपलब्धि हासिल करेगा वही इस विश्व का, ठीक है, नेतृत्वकर्ता बनेगा। तो सेमीकंडक्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने, ठीक है, सरकार के
76,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मिशन को चलाने के और मार्गदर्शन करने के लिए एक 17 सदस्यीय सलाहकार समिति के गठन की घोषणा करी और इसकी अध्यक्षता अश्विनी वैष्णव जी करेंगे। ये हमारे मंत्री हैं। समिति के अध्यक्ष होंगे राजीव चंद्रशेखर जी, जो कि राज्य मंत्री इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय है, ठीक है, मेटी इसको कहते हैं, इस मंत्रालय को शॉर्ट फॉर्म में। उपाध्यक्ष होंगे, इसके उपाध्यक्ष होंगे, ठीक है। आयोग के सदस्य VK सारस्वत भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं और विदेश मंत्रालय के सचिव, व्यय विभाग, आर्थिक मामले और उद्योग और आंतरिक व्यापार को बढ़ावा देने वाले सचिव क्रमशः समिति के सदस्य होंगे और जो इसके संयोजक होंगे वो मेटी के सचिव होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तमिलनाडु ने राज्य शिक्षा नीति तैयार करने के लिए 13 सदस्यीय पैनल का गठन किया। किस स्टेट ने? तमिलनाडु ने। तो डी मुरुगेसान के नेतृत्व में, ठीक है, सरकार ने 2021-22 के राज्य के बजट में राज्य शिक्षा नीति बनाने का वादा किया था तमिलनाडु सरकार ने, ठीक है, उसी को पूरा करने के लिए ये किया। और इस पैनल की अध्यक्षता दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश डी मुरुगेसन करेंगे, ठीक है। तो अध्यक्ष कौन है? डी मुरुगेसन है, दिल्ली उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हैं ये, ठीक है। और अन्य पैनल जो सदस्य हैं इस पैनल में, वो जो चेस खिलाड़ी हैं, शतरंज खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद जी हैं, ठीक है, TM कृष्णा जी हैं, ये कर्नाटक के एक प्रमुख संगीतकार हैं। चलिए ये इसमें शामिल हैं। अगर हम कुछ और समितियों की बात करें तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने AVGC प्रमोशन टास्क फोर्स के गठन किया और इसके जो अध्यक्ष है, चेयरपर्सन है अपूर्व चंद्र जी हैं। तो ये क्या है? ये एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स AVGC प्रमोशन टास्क ग्रुप की स्थापना की गई। टास्क फोर्स जिसका नेतृत्व ये सचिव अपूर्व चंद्र जी कर रहे हैं, 90 दिनों के भीतर अपनी पहली कार्य योजना तैयार करेंगे। ये क्या है? ये संगठन एक राष्ट्रीय AVGC नीति विकसित करेगा। AVGC मतलब एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स नीति विकसित करेगा। इससे संबंधित क्षेत्रों में स्नातक, स्नातकोत्तर और PhD पाठ्यक्रमों के लिए एक राष्ट्रीय पाठ्यक्रम ढांचे की सिफारिश करेगा। मतलब कि ये जो गेमिंग है या ये जो कॉमिक्स है, इससे संबंधित हमारे ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्स चला जाए, PG लेवल, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कोर्स चला जाए और इसके साथ साथ उसमें PhD कराई जाए, इस तरीके का एक पाठ्यक्रम ढांचा भी तैयार करेगा। और कौशल कार्यक्रमों की सहायता के लिए शैक्षणिक संस्थानों, व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्रों और उद्योगों के साथ इस प्रकार का सहयोग भी प्राप्त करेगा। चलिए आगे चलते हैं। कुछ रक्षा क्षेत्रों से समाचार। भारतीय तटरक्षक बल ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर MK3 स्क्वाड्रन को चालू किया। चलिए, तो अगर आपसे पूछे जाए कि MK3 क्या है, कई बार परीक्षाओं में मिलान करने के लिए दे देता है, इधर कुछ रॉकेट का नाम दे देगा, इधर सिस्टम दे देगा, क्या सिस्टम है या किस उपग्रह, कोई उपग्रह का नाम दे देगा किसे उसने लॉन्च किया, ठीक है। तो अभी MK3 आपसे पूछ सकता है कि MK3 क्या है, तो ये क्या है? हल्का हेलीकॉप्टर है, ध्यान रखना है। चलिए इसमें कुछ नहीं है। हाँ, इसमें ध्यान बात यह है कि मेक इन इंडिया पहल के तहत हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा यह निर्मित किया गया है MK3 स्क्वाड्रन हल्का हेलीकॉप्टर, ठीक। भारत ने पोखरण में एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का सफल परीक्षण किया। अब आपसे पूछे कि हेलिना क्या है, तो हेलिना, अब वो ये हेलिना वो नहीं है, हेलिना की है रब से फरियाद, ठीक है, वो आवर्त सारणी याद करने वाला नहीं। ये हेलिना क्या है? एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। भारत के पोखरण में इसका सफल परीक्षण किया गया, ठीक है। और हेलीकॉप्टर आधारित NAG तीसरी पीढ़ी का फायर एंड फारगेट श्रेणी का है, जिसे DRDO के मिसाइल और सामरिक प्रणाली क्लस्टर के तहत रक्षा अनुसंधान और विकास प्रयोगशाला हैदराबाद द्वारा विकसित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। इजराइल ने नई लेजर, ठीक है, मिसाइल रक्षा प्रणाली आयरन बीम का सफल परीक्षण किया। तो इजराइल ने आयरन बीम नामिक एक नई लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक है। तो आयरन बीम क्या है? इजराइल का एक रक्षा प्रणाली है, लेजर आधारित मिसाइल रक्षा प्रणाली है आयरन बीम,
यह इजराइल से संबंधित है। यह मिसाइलों, रॉकेटों, टैंक रोधी मिसाइलों और यहाँ तक कि ड्रोन से लेकर कई तरीके की हवाई वस्तुओं को भी इंटरसेप्ट कर सकता है, ध्यान इसको देना है, ठीक है। आयरन बीम को राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम द्वारा विकसित किया गया है। यह निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली का उपयोग कर रहा है और हवाई रक्षा प्रदान करने में एक लंबा सफर तय कर सकता है। यह दुनिया की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है जो आने वाले यूवी रॉकेट और मोर्टार को, ठीक है, कितने डॉलर, $3.5 प्रति शॉट पर शूट करने के लिए लेजर का उपयोग करते हैं। मतलब ये खर्च है, केवल उतना ही खर्च है। अब इजराइल क्या है, वेस्ट एशिया में छोटा सा एक देश है, लेकिन अब सोचिए वहाँ की जो इजराइल की जो वहाँ की सुरक्षा एजेंसी है, ठीक है, मोसाद, इतनी तगड़ी है और इजराइल का रक्षा सिस्टम इतना तगड़ा है कि अपने अगल बगल सबको धमकाया भी रहता है। छोटा सा देश है, अगल बगल इतने बड़े बड़े जो है रईस अरबी देश हैं, लेकिन फिर भी उसका कुछ नहीं कर पाते, ठीक है। तो दबंग देश है, रक्षा टेक्निक में आगे है। भारत ने मुंबई में प्रोजेक्ट 75 की जो 6ठी स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी INS वागसीर लॉन्च की। अच्छा, अभी ध्यान देना है कि ये INS वागसीर जो लॉन्च की, ये तैयार हुई, ठीक है, अभी समर्पित नहीं किया गया है, ध्यान देना है, ठीक है। अभी इसके तहत हमने अभी 2-3 महीने पहले पढ़ा था, जो पांचवी इसकी वो थी, उसको फुल मतलब 2 महीने पहले उसको जनवरी में क्या किया गया, उसको समर्पित कर दिया गया देश को, ठीक है। तो अभी ये जो 6ठी है INS वागसीर, इसको निर्मित किया गया है, ठीक है। अभी उसमें परीक्षण किए जाएंगे, कई चरणों के परीक्षण के बाद उसको देश को समर्पित किया जाएगा। चलिए, प्रोजेक्ट 75 क्या है, इसके तहत 6 स्कॉर्पियन कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियों की 6ठी, मतलब ये कलवरी श्रेणी मतलब इसके तहत पहली जो पनडुब्बी बनाई गई INS कलवरी थी, ठीक है। तो उसको क्या नाम दे दिया गया, उसके आगे उसी पीढ़ी को विकसित करने वाले, उसी पीढ़ी में आगे बढ़ने वाले जो स्कॉर्पियन या पनडुब्बी हैं, उनको कलवरी श्रेणी का बोला जा रहा है, ठीक है। कलवरी श्रेणी की 6ठी और आखिरी पनडुब्बी वागसीर को श्रीमती दीना अजय कुमार द्वारा मझगांव डाक लिमिटेड, मुंबई के कान्होजी ग्रेट बेसिन में लॉन्च किया गया, ठीक है। प्रोजेक्ट 75 परियोजना के तहत बनाई गई स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों में से आखिरी है। समुद्री परीक्षणों के बाद, अभी मैंने बोला था कई चरणों के परीक्षण होंगे, ठीक है, इसे नौसेना के बेड़े में शामिल किया जाएगा। अब देखिए, चलिए, इसमें मुंबई का मझगांव डाक लिमिटेड और फ्रांस के सहयोग से इसे विकसित किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। ये जो वागसीर नाम है, INS वागसीर नाम है, एक सैंडफिश के नाम पर रखा गया है, जो हिंद महासागर में एक घातक गहरी समुद्री शिकारी मछली है, ठीक है। सैंडफिश क्या है, एक मछली है। अब देखिए, हाँ, ये INS वागीर किया गया था, ठीक है। 2020 में क्या किया गया, समुद्री परीक्षण किया गया और इसे जनवरी 2023 में, ठीक है, जनवरी 2023 में इसे किया गया, राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की जो पनडुब्बियां हैं, अगर हम इनको देख ले तो कलवरी है, INS खंडेरी है, INS करंज है, INS वेला है, INS वागीर है और INS वागसीर है। हो सकता है कि ये 2023 के अंत तक इसे क्या किया जाएगा, देश को समर्पित कर दिया जाए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल RS-28 SAR-MAT का क्या किया, परीक्षण किया। सरमत भी हम उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है, अपने याद करने के लिए। RS-28 सरमत पढ़ सकते हैं, ठीक है, याद करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, ये क्या है, परमाणु सक्षम है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली परमाणु सक्षम, नई परमाणु सक्षम अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ICBM भी इसको कहते हैं, इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। इसका नाम हम लोगों ने देख लिया। यह लगभग 6000 किमी दूर कामचटका प्रायद्वीप में लक्ष्य को निशाना बनाया, मतलब वहां पे, और इसे क्या कहते हैं, शैतान 2.0 का भी इसे नाम दिया जा रहा है, ठीक है। सरमत क्या है, एक 3 चरणों वाली तरल ईंधन वाली मिसाइल है। यह ध्यान रखना है, कितने चरणों की है, 3 चरणों की है।
तरल ईंधन की है, तरल ईंधन की है, और क्या है, बैलिस्टिक मिसाइल है। हमें यह भी ध्यान रखना है, कई बार परीक्षाओं में यह सूची मिलान करने के लिए दिया जाता है, जिसकी मारक क्षमता कितनी है, ठीक है, 18,000 किमी है, और इसका प्रक्षेपण वजन कितना है, 208.1 मिलियन टन है। चलिए आगे चलते हैं। रक्षा अभ्यास कुछ हुए और किसके बीच हुए, और उससे संबंधित कुछ प्रमुख तथ्य क्या है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इमेक्स समुद्री अभ्यास, इमेक्स 22 समुद्री अभ्यास, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, ठीक है, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी समुद्री अभ्यास। यह जो समुद्री इमेक्स 2022 जो है IN का पहला संस्करण ये हुआ वर्ष 2022 में 26 से 30 मार्च तक गोवा के मार्मुगाओ बंदरगाह पे, ठीक है, पहला संस्करण ही हुआ, गोवा के मार्मुगाओ बंदरगाह पे भारत में हुआ, ठीक है। अब इसमें जो हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी है, IONA है, IONS है, उसके 25 सदस्य देशों में से 15 सदस्य देशों की नौसेनाओं ने इस अभ्यास में भाग लिया। ध्यान रखना है कहां पे, तो ये मार्मुगाओ बंदरगाह पर हुआ, कहां पे, गोवा के, ठीक है, गोवा के। और ये जो है हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसको ध्यान रखना है, इसको 2007 में स्थापित किया गया था। 25 इसके सदस्य हैं, ठीक है, 25 सदस्य हैं, 15 अभ्यास किया, कहां पे, गोवा में, गोवा के कहां पे, मार्मुगाओ में, ठीक है। अब इसका नाम क्या है, इमेक्स 2022 इसका नाम है। चलिए आगे चलते हैं। अभ्यास नेटपोलरेक्स 8, क्या, नेटपोलरेक्स 8 भारतीय तटरक्षक बल, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल का यह रक्षा अभ्यास है। और नेटपोलरेक्स के 8वें संस्करण का उद्घाटन कहां पे किया गया, कहां पे किया गया, मार्मुगाओ बंदरगाह पर, ठीक है, भारतीय तटरक्षक बल द्वारा यह संचालित किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, समुद्री रिसाव से निपटने में सभी हितधारकों की तैयारी और प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ाना। समुद्री रिसाव मतलब ध्यान रखना है, समुद्री रिसाव मतलब जो हमारे जलपोत हैं, ठीक है, उसमें से जो कुछ भी अनपेक्षित रूप से जो कुछ भी बाहर निकलता है, और समुद्री या हम कह सकते हैं इक्वेटिक जो वो होते हैं पर्यावरण एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है, उसे समुद्री रिसाव के अंतर्गत शामिल किया जाता है। और समुद्री रिसाव से निपटने के लिए यह अभ्यास नेटपोलरेक्स 8 का आयोजन किया गया भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा, ठीक है। पूर्व कृपाण शक्ति त्रिशक्ति कोर के द्वारा अभ्यासित किया गया, ठीक है। त्रिशक्ति कोर ने पश्चिम बंगाल में सिलीगुड़ी के पास तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज में एक अग्निकृत मिसाइल अभ्यास एक्स कृपाण शक्ति का आयोजन किया। इसका जो है त्रिशक्ति कोर के जनरल ऑफिसर कमांडिंग और लेफ्टिनेंट जनरल तरल कुमार ने इसका नेतृत्व किया। अभ्यास का उद्देश्य क्या है, एक एकीकृत लड़ाई लड़ने के लिए भारतीय सेना और केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों CRPF की क्षमताओं का समन्वय और तालमेल करना। तो किसके बीच, इंडियन आर्मी प्लस CRPF के बीच किया गया, ठीक है, इंडियन आर्मी और CRPF के बीच किया गया। त्रिशक्ति को ये सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल में किया गया। पूर्व कृपाण शक्ति या एक्स कृपाण शक्ति। खंजर 2022 भारत और किर्गिस्तान के बीच किया गया, भारत और किर्गिस्तान के बीच किया गया, ठीक है। ये कहाँ किया गया, ठीक है, 25 मार्च 2022 को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में किया गया। बाकलोह हिमाचल प्रदेश में संपन्न हुआ, ठीक है, कहां पे, हिमाचल प्रदेश बाकलोह में संपन्न हुआ। चलिए आगे चलते हैं। वरुण 2022 इसी तरीके से हर महीने में जो भी महत्वपूर्ण अभ्यास रहेंगे हम इसको आगे इसी तरीके से कवर करते चले जाएंगे। भारत और फ्रांस के बीच किया गया वरुण, ठीक है, 2022। फ्रांसीसी नौसेना, अब इसमें देखना है भारतीय नौसेना और फ्रांसीसी नौसेना, ठीक है, के बीच वरुण नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास का 20वां संस्करण
3 मार्च से लेकर 3 अप्रैल 2022 तक अरब सागर में किया गया। ठीक है, अरब सागर। ठीक है, तो 20वां संस्करण किया गया, अरब सागर में किया गया। ठीक है, और यह क्या है, नौसैनिक अभ्यास वर्ष 1993 से आयोजित हो रहा है और वर्ष 2001 में इसको क्या दिया गया, वरुण नाम दिया गया। ठीक है, वरुण नाम दिया गया। चलिए आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। ऑस्ट्रेलिया का विक्टोरिया जो है वह 2026 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करेगा। प्रश्न आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो अच्छा, अब ये जो 2026 का होगा ये विक्टोरिया प्रांत में होगा, तो बेडिंगो, जिलोंग, गिप्सलैंड और बल्लारत शहरों में होगा। इस प्रकार ये एक नया बहुशहर मॉडल लागू किया जाएगा। वर्ष 2018 में ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट पर यह खेल आयोजित किए गए थे। वर्ष 2018 में भी ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रमंडल खेल आयोजित किए गए थे गोल्ड कोस्ट पर। और 2006 के संस्करण कि जो इसके पहले हुए हैं वो मेलबर्न में हुआ था। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें वर्ष 2022 में, जो कि 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक चला था, तो राष्ट्रमंडल खेल इंग्लैंड के बर्मिंघम में, ठीक है, बर्मिंघम में वर्ष 2022 के खेल जो है आयोजित किए गए थे। चलिए आगे चलते हैं। नीदरलैंड ने ये FH, ठीक है, जूनियर महिला हॉकी विश्व कप 2022 जीता। ठीक है, तो अब इसका किसको पराजित करके जीता, तो ये चौथा खिताब रहा। ठीक है, नीदरलैंड ने जर्मनी को हरा के जीता। कहां पे, अफ्रीका में ये मैच हुआ था। ठीक है, अफ्रीका में मैच हुआ था। और तीसरे स्थान के लिए इंग्लैंड जीता, किसको हराकर, भारत को 3-0 से हराकर। ठीक है, FIH, ठीक है, फेडरेशन, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ हॉकी जूनियर। चलिए अब इसमें क्या है, रूस को प्रतिबंधित किया गया था, ध्यान रखना है, रूस को क्या कर दिया गया था, प्रतिबंधित कर दिया गया यूक्रेन पर हमला के लिए। ठीक है, और वर्ष 2023 में जो महिला अंतरराष्ट्रीय महिला FIH जूनियर हॉकी जूनियर विश्व कप का जो 10वां संस्करण कहां पे, चिली के सेंटियागो में होगा। भारत वर्ष 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा। ध्यान रखना है, 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी कौन करेगा, भारत करेगा। ठीक है, स्ट्रीट चाइल्ड यूनाइटेड और सेव द चिल्ड्रन इंडिया द्वारा आयोजित स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 जो भारत में हो, उसमें 16 देशों की 22 टीमों शामिल होंगी। और यह विश्व कप सितंबर में ICC विश्व कप से पहले आयोजित किया जाएगा। और सड़क पर रहने वाले बच्चों और युवा मिश्रित रूप से इस क्रिकेट टूर्नामेंट में, मिश्रित लिंग क्रिकेट टूर्नामेंट, ठीक है, कोई भी बच्चा या किसी इसमें मेल भी और मेल चाइल्ड और फीमेल चाइल्ड दोनों इसमें शामिल हो सकते हैं। तो ध्यान रखना है, स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप वर्ष 2023 भारत। ठीक है, वर्ष 2019 में यह चैंपियनशिप लंदन में आयोजित करी गई थी। इसके पहले लंदन में आयोजित करी गई थी, वहां पे 8 टीमों ने भाग लिया था। ठीक है, और जो वर्ष 2019 में इस कप पर जो कब्जा किया था इंडिया की टीम ने, ठीक है, टीम इंडिया ने इसको मेजबान किसको, इंग्लैंड को पराजित करके इस पे कब्जा किया था। चलिए आगे चलते हैं। हरियाणा ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती। हरियाणा ने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप जीती। तो किसको पराजित किया, उप विजेता तमिलनाडु रहा। ध्यान रखना, तमिलनाडु रहा। ठीक है, उप विजेता तमिलनाडु रहा। और यह हॉकी टूर्नामेंट कहाँ हुआ, भोपाल में हुआ। 6 से लेकर 17 अप्रैल तक हुआ। 6 से 17 अप्रैल तक हुआ। अगर तीसरे चौथे स्थान के वर्गीकरण में महाराष्ट्र को 4-3 से हराया। और कर्नाटक ने क्या किया, कर्नाटक इसमें तीसरे स्थान पे है और महाराष्ट्र क्या है, चौथे स्थान पर रहा। महाराष्ट्र चौथे स्थान पर रहा, पहले स्थान पे हरियाणा रहा।
और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु रहा। चलिए आगे चलते हैं, और पानी पी लूं। 2022 का जो आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता। किसको हराकर? इंग्लैंड को हराकर, ठीक है। न्यूजीलैंड में मैच हो रहा था हेगले ओवल में, ठीक है। और 7वां खिताब जीता है किसने? ऑस्ट्रेलिया ने 7वां खिताब जीता है। चलिए आगे चलते हैं। कोई बात नहीं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण। भारत एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में 17 पदकों के साथ भारत का जो वो था, ये सफर यहीं पे समाप्त होता है। 30 सदस्य इसमें गए थे। 19 अप्रैल 2022 से 24 अप्रैल 2022 तक चला। कहां पे? मंगोलिया के उलन बटार में ये हुआ। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप हुआ। भारत में उसने कितना जीता? भारत ने जीता 17 पदक, ठीक है। और यह 35वां संस्करण था। इन 17 पदकों में 1 स्वर्ण था और 5 रजत है और 11 क्या है? कांस्य पदक है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, अगर स्वर्ण पदक किसने जीता तो रवि कुमार दहिया है। रवि कुमार दहिया जी है। ये 57 किग्रा फ्री स्टाइल में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं, ठीक है। और कजाकिस्तान के राखत कलजान को इन्होंने हराया था, ठीक है। और एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में रवि कुमार दहिया 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने, जिन्होंने दिल्ली भारत 2020 में, जो कि भारत के दिल्ली में आयोजित हुआ था, नई दिल्ली में, उसमें भी जीता था, ठीक है। और कजाकिस्तान के अलमाटी में जो हुआ था वर्ष 2021 में, उसमें भी जीता। और मंगोलिया के उलन बटार में जो 2022 में हुआ, उसमें भी जीता। तो एकमात्र जो है कि खिलाड़ी है रवि कुमार दहिया, जो 3 स्वर्ण पदक जीतने वाले ये पहले भारतीय बने। चलिए आगे चलते हैं। अब देख लेते हैं वर्ष 2022 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप पदक तालिका देख लेते हैं। तो पहले स्थान पे जापान रहा, कुल 21 पदक, ठीक है। अब हम स्वर्ण पदकों की हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। स्वर्ण पदकों के हिसाब से बात कर रहे हैं, ठीक है। 10, 21। दूसरे स्थान पे ईरान रहा, इसने भी 10 जीता, ठीक है। अब यहां पे तुलना, टोटल 15 जीता। कजाकिस्तान 5 रहा, 5 स्वर्ण पदक, और भारत 1 स्वर्ण पदक। चलिए आगे चलते हैं। कुछ पुस्तकें हैं और उससे संबंधित कुछ लेखक हैं जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं। हम इसे मिसलेनियस से संबंधित कर सकते हैं, मिसलेनियस या विविध से संबंधित कर सकते हैं। देख लेते हैं। क्रेच टाइम नरेंद्र मोदीज नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस, ये श्रीराम चोलिया ने लिखा है और मीनाक्षी लेखी द्वारा इसे जारी किया गया। बिरसा मुंडा जनजाति नायक, इसको प्रोफेसर आलोक चक्रवल ने लिखा है, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा जारी किया गया। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन, माई इनिंग्स विद बीसीसीआई, ये पूर्व सीएजी विनोद राय जी ने लिखा है। अ बॉय हु राइट अ कॉन्स्टिट्यूशन, अ प्ले फॉर चिल्ड्रन ऑन ह्यूमन राइट्स, ये राजेश तलवार जी द्वारा लिखा गया। द सिख हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इंडिया, अविनाश महापात्र द्वारा लिखा गया और नवीन पटनायक द्वारा जारी किया गया। चाइनीज स्पाइज फ्रॉम चेयरमैन माओ टू सी जिनपिंग, ठीक है। ये फ्रांसीसी पत्रकार रोजर फॉलीगोटा द्वारा लिखित यह है और लेखक, संपादक और अनुवादक, ठीक है, नताशा लेहर द्वारा अनुवादित किया गया। तो मतलब लिखा गया फ्रांसीसी पत्रकार रोजर फॉलीगोटा के द्वारा, और ये जो नताशा लेहर हैं इनके द्वारा अनुवादित किया गया। ये मूल रूप से ये लेखक भी है, संपादक भी है, नताशा लेहर जी द्वारा। आगे चलते हैं। कुछ महत्वपूर्ण दिन अप्रैल माह में, जो प्रत्येक वर्ष अप्रैल माह में ये दिन पड़ते हैं, उस दिन की खासियत क्या है, विषय या महत्व देख लेते हैं, ठीक है। 1 अप्रैल को ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 1 अप्रैल 1936 को बिहार से ओडिशा को अलग कर दिया गया था, अलग किया गया था, नया प्रांत बनाया गया था, ठीक है। सॉरी,
बिहार से ओडिशा को अलग करके नया प्रांत बनाया गया था। ठीक है। 5 अप्रैल राष्ट्रीय समुद्री दिवस। वर्ष 2022 में जो राष्ट्रीय समुद्री दिवस का 59वां संस्करण था, उसका जो थीम है सस्टेनेबल शिपिंग बियॉन्ड कोविड-19, ये इसका थीम था। 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए खेल का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं। ठीक है। 17 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। 17 अप्रैल को ध्यान रखना है, परीक्षाओं में पूछा गया है बहुत बार, ये ओडिशा दिवस या उत्कल दिवस भी पूछा गया है। 17 अप्रैल जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ष 2022 में अवर प्लेनेट अवर हेल्थ इसका थीम था। 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, यह कस्तूरबा गांधी की जयंती का प्रतीक है, ध्यान रखना है। कस्तूरबा गांधी की जयंती का प्रतीक क्या है? राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस। ठीक है, 11 अप्रैल। आगे चलते हैं। 12 अप्रैल मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। मानव के अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। क्यों? क्योंकि 12 अप्रैल 1961 को जो रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागरिन थे, ठीक है, वो बाहरी अंतरिक्ष की यात्रा करने वाले पहले मानव थे, तो उसी उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड दिवस सबको पता होगा, 13 अप्रैल को मनाया जाता है। 13 अप्रैल को मनाया जाता है और 13 अप्रैल 2022 को इसने जलियांवाले बाग हत्याकांड ने 103 साल पूरे किए। 103 साल पूरे किए और वर्ष 2023 में कौन सा साल होगा? 104 साल यह पूरे कर लेगा। ठीक है, यह हत्याकांड। ठीक। 14 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? भीमराव अंबेडकर स्मरण दिवस या अंबेडकर जयंती या भीम जयंती। भीमराव अंबेडकर स्मरण सॉरी भीमराव अंबेडकर स्मरण दिवस, अंबेडकर जयंती या भीम जयंती मनाई जाती है। ठीक है, चलिए। 14 अप्रैल को तमिलनाडु का समानता दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, और डॉक्टर अंबेडकर की जयंती के रूप में, तो पूरे देश में अगर पूछा जाए तो ये मनाया जाता है। ठीक है, भीम जयंती, अंबेडकर जयंती। लेकिन अगर तमिलनाडु के परिप्रेक्ष्य में स्पेशली पूछा जाए तो यह क्या मनाया जाता है? समानता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 15 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? हिमाचल दिवस मनाया जाता है। वर्ष 1948 में हिमाचल प्रदेश को एक भारत का एक प्रांत बनाया गया था, तो ध्यान रखना है हिमाचल दिवस कब मनाया जाता है? 15 अप्रैल को मनाया जाता है। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। ठीक है, परीक्षाओं में, पॉलिटी से संबंधित परीक्षाओं में, पुस्तकों में, चाहे हम लक्ष्मीकांत की बात करें या अन्य पुस्तकों की बात करें, इसकी सूची राज्यों के नए निर्मित राज्यों के निर्माण की सूची दी गई है और उसकी तिथियां भी दी गई है। कई बार परीक्षाओं में क्रम बनाने के लिए पूछ देता है। ठीक है। विश्व आवाज दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है। थीम क्या था? लिफ्ट योर वॉइस, लिफ्ट योर वॉइस। 21 अप्रैल को राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं, उसी सिविल सेवा का दिवस मनाया जाता है। ठीक है, उस दिन को मनाने के लिए स्वतंत्रता के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वर्ष 1947 में दिल्ली के मैटकॉफ हाउस में प्रशासनिक सेवा अधिकारियों की परिवीक्षाधीन, ठीक है, प्रोबेशनल ऑफिसर्स को संबोधित किया था। इसी तिथि को इसलिए यह मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है। अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस या विश्व पृथ्वी दिवस। अगर हम वर्ष 2022 के थीम की बात करें, ठीक है, तो ये क्या था? इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, इसका थीम है। चलिए आगे चलते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 जो कि 24 अप्रैल 1993 से लागू हुआ, पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया, उससे संबंधित है। ठीक है, और 30 अप्रैल आयुष्मान भारत दिवस है। आयुष्मान भारत के बारे में हमने अभी देखा था। ठीक है, आयुष्मान भारत योजना के शुभारंभ को चिन्हित करने के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के रूप में भी यह जाना जाता है। वर्ष 2008 में प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दिए जाने वाले, मतलब प्रति परिवार 5 लाख रुपए प्रति वर्ष दिया जाएगा, उस आधार पर इसे कवर किया जाएगा। और विश्व का सबसे बड़ा स्वास्थ्य
योजना है, ठीक है, आयुष्मान भारत। तो इसको चिन्हित करने के लिए 30 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। चलिए थोड़ा साइंस से देख लेते हैं। तो आईआईटी मद्रास ने भारत का पहला, ध्यान रखना, भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना कदम लॉन्च किया। तो प्रश्न आपसे पूछे कि कदम क्या है, तो आईआईटी मद्रास द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना है, ठीक है। चलिए ये क्या करेगा, क्या ऊपर से जो विकलांग है, घुटने से ऊपर जो व्यक्ति विकलांग व्यक्ति, उन लोगों को आरामदायक चाल में चलने में मदद करेगा ये घुटना। चलिए चीन ने पृथ्वी अवलोकन के लिए एक नए उपग्रह गाओफेन 303 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि गाओफेन 303 का संबंध किससे है, तो यह चीन का पृथ्वी अवलोकन से संबंधित एक नया उपग्रह है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा, गाओफेन 3 जो है यह 2 उपग्रहों की परिक्रमा के साथ एक नेटवर्क बनाकर इसके भूमि समुद्र रडार उपग्रह समूह का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके पास गाओफेन और गाओफेन 2, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा अप्रैल 2022 से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जो भी महत्वपूर्ण समसामयिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं थी, प्रमुख योजनाएं थी, जिन्होंने अपने सालगिरह पूरे किए, कुछ वर्ष पूरे किए, कुछ नई योजनाएं, कुछ नई पोर्टल, कुछ नए कार्यक्रम, कुछ नियुक्तियां, हमने तमाम चीज़ों को देखा, कुछ नए पुस्तक, कुछ अभ्यास, हमने तमाम चीज़ों को देखा जो कि अप्रैल वर्ष 2022 में घटित हुए थे। अब हम आगे मई वर्ष 2022 इसी तरीके से मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक का लाएंगे। कुल 13 महीने, इसके अंतर्गत 13 महीनों का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी अगले दिन, ठीक है, मई 2022 की वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।